बिलीव इन योरसेल्फ, अपने हार्ड वर्क पे, अपने स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है। बिकॉज़ एक ऐसा टाइम था जब मैं बिलीव नहीं करती थी और एक्चुअल मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट मैंने बिलीव करना शुरू किया कि हाँ, अब हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, और एक्चुअल में रिजल्ट आया। तो बिलीव इन योरसेल्फ। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस कृति अग्रवाल एंड शी हैज क्वालिफाइड हर JRF इन कॉमर्स इन द वेरी सेकंड अटेम्प्ट विथ 99.37 परसेंटाइल। आज हम इनसे इंटरेक्शन करने वाले हैं एंड शी हेल्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसा रहता है कि सर हम टीयर 2 सिटी से बिलोंग करते हैं, हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं जहां पे गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। बट आई थिंक कृति एक एग्जाम्पल सेट कर रही है जहां पे वो आपको बताएंगी कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या उनके चैलेंजेस रहे एंड हाउ डिड शी मेड ऑल द एफर्ट्स, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी जिसको लेकर उन्होंने अब JRF इन कॉमर्स क्वालिफाई कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस कृति एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। कृति, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से आपको ये थॉट आया दैट यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं और आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? सो एक्चुअल में टीचिंग पैशन नहीं था मेरा ग्रेजुएशन से। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पर आई, तो मैंने मेरे बहुत फेवरेट प्रोफेसर होते थे, अजय सर। तो मुझे उनको देख के आया कि आई थिंक प्रोफेसर की जो जॉब होती है, लेक्चरर की जो जॉब होती है, वो आई थिंक सूटेबल है और मेरे को इंटरेस्ट लगता पढ़ाने में। जैसे हम क्लासमेट्स होते थे मास्टर्स में, तो डिस्कशंस होती थी हमारी, तो डिस्कस करते थे हम। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट इनकलकेट हुआ मेरा कि नहीं, टीचिंग बेस्ट ऑप्शन है और मेरे लिए सूटेबल है। तो वहीं से मेरे को आया कि नहीं, आई वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली एंड आई डोंट वांट टू जंप इनटू द अदर फील्ड। And if I talk about my preparation, first attempt में I got only 92.096 percentile. बट वो जो अटेम्प्ट था उसने मेरे को सिखाया कि क्या चीज वीक पॉइंट्स होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। एंड आई डिसाइडेड कि वहां से मेरे को, आई वाज क्लियर दैट आई वाज नॉट एबल टू क्रैक दी JRF और नेट इन कॉमर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट आई डिसाइडेड कि मुझे क्या क्लैरिटी करनी है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और क्या वीक पॉइंट्स है, उस पर काम करना है। एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए आई थिंक आई स्टडी अराउंड 4 to 5 months, और उसमें मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। आपकी क्लासेस ली, रिसर्च, HRM, इनको, क्योंकि रिसर्च में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, यू डोंट बिलीव, बट मेरे 5 के 5 क्वेश्चन सारे गलत हो गए थे। एंड आफ्टर इन सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। सो यस, मेंटोर्स थे मेरे जिन्होंने मेरे को हेल्प करी, गाइडेंस दी मुझे। खुद का हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क था कि यस, आई गॉट JRF इन कॉमर्स दिस टाइम। फैंटास्टिक। कृति, यस एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि बैकग्राउंड जो है आपका, पहले आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा हमें, और फिर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि सर हम अच्छे कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, हम टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग नहीं करते। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा वो कैसा रहा और आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो आई एम श्योर कि आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस तरीके से हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में? मैंने ग्रेजुएशन, एक्चुअली आई बिलोंग टू भिवानी, हरियाणा, स्मॉल टाउन। भिवानी इज वेरी स्मॉल टाउन, या। सो आई बिलोंग टू दैट एंड आई डन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम भिवानी ओनली। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि उनको लगता है कि हम स्मॉल, छोटे बैकग्राउंड से, हमने वहीं से एजुकेशन किया है तो हम कुछ आगे परस्यू नहीं कर सकती, या हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो जा सकते हैं आगे, कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे हेल्प किया कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू प्रिपेयर। तो मैंने उनकी गाइडेंस ली एंड वो उन्हीं की जो स्टेप्स थे उन पे चला। मेंटोर्स को देखा मैंने कि कैसे कर सकते हैं चीजों को कंटिन्यू, और नाउ या आई एम JRF होल्डर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो बिल्कुल आप ये मिथ जो है स्टूडेंट्स का वो बस्ट कर रही है, बिकॉज आई एम श्योर कि मुझे भी अगर बहुत ज्यादा नहीं आइडिया होता तो शायद मेरे दिमाग में भी यही थॉट होते। बट जब आप जैसे स्टूडेंट सक्सेसफुल होकर सामने आते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें सुनते हैं, तो उन्हें शायद सच्चाई लगती है बातों में, शायद उन्हें इंस्पिरेशन लगती है कि हाँ, हम किसी भी शहर में हो, कितने भी छोटे शहर में हो, अगर हमें मेहनत करनी आती है या हमें हार्डवर्क करना आता है या हमें गाइडेंस लेनी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस लेना भी एक कला है। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके सामने मेंटर्स होते हैं, वो गाइडेंस देने को तैयार होते हैं, बट वो आपस में इतना ज्यादा रह जाते हैं, मतलब अपने शेल में इतना ज्यादा रह जाते हैं कि वो बाहर निकल के गाइडेंस मांगते ही नहीं है। अगर आप गाइडेंस मांगोगे ही नहीं, आज का जमाना ऐसा है कि अगर आप बताओगे नहीं मेंटर्स को, टीचर्स को नहीं बताओगे कि हमें यहाँ चैलेंज आ रहा है, तो उन्हें सपना नहीं आएगा। वी आर लिविंग इन ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑफलाइन में ये सब पॉसिबल था कि सामने वाले टीचर ने आपके एक्सप्रेशंस देखे और उसको आइडिया लग गया।
अब ये आइडिया नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप एफर्ट्स करके मांगोगे नहीं हेल्प, तब तक आपकी हेल्प हो नहीं पाएगी। तो आई थिंक सर आपने वो गाइडेंस मांगी एंड पीपल हेल्प्ड यू एंड देयरफॉर यू आर हियर टुडे। सर ये मिथ है बिल्कुल कि यहाँ से पढ़े हैं वहां से पढ़े हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, डिटर्मिनेशन है, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आप कर सकते हो। बट आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी होल्ड करनी है नहीं करनी, उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। फैंटास्टिक। कृति, मैं यस सर। स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूंगा कि पेपर 1 के लिए आपके क्या सोर्सेज ऑफ मटेरियल थे, ठीक है, और पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपके क्या सोर्सेज ऑफ मटेरियल थे? क्या आप अपने नोट्स रेफर कर रहे थे या क्या रेफर कर रहे थे? सो पेपर 2 के लिए जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बहुत नोट्स बनाए थे, सारे सब्जेक्ट्स के जितनी भी यूनिट्स थी सबके मैंने बनाए थे। तो आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को वो नोट्स बहुत हेल्प किए हैं। मैंने गूगल की हेल्प ली, यूट्यूब की हेल्प ली, आपके सोर्सेज की हेल्प ली, और 2-3 एजुकेटर्स हैं मैंने उनके सोर्सेज की भी हेल्प ली। मुझे आई थिंक मेंटोर्स ने बहुत हेल्प किया है इस जर्नी में। अलग-अलग यूनिट सबसे पढ़ना, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ से कंफर्टेबल लगता है, जो भी एस्पिरेंट है, फ्यूचर एस्पिरेंट है, जहाँ से कंफर्टेबल लगता है वहां से पढ़ो। इट डजंट मीन कि आप एक सोर्स से पढ़ रहे हो, 2 सोर्स से। अगर आपको 4 सोर्स भी सुटेबल लग रहे हैं तो आप 4 सोर्स की तरफ जाओ, बट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। ये नहीं कि आज ये पढ़ा वो पढ़ा। कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात आपने कही कि फोकस जो होना चाहिए वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए। डजंट मैटर कि आप क्या सोर्स रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई, हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। कल आप लोग भी टीचर बनेंगे, क्लास में 50 स्टूडेंट होंगे, 30 स्टूडेंट्स को आपका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा तो 5 को नहीं भी आएगा। सो आइडिया ये है कि आपको जिस मेंटर का समझ में आता है, जो मेंटर आपकी हेल्प कर सकता है सबसे ज्यादा, या जो मेंटर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर सकता है, आपको उस मेंटर को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेट एम ये नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक मेंटर को फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेट एम ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, अपना करियर बनाना है, वहां फोकस होना यस सर। सो पेपर जो एनटी अब जिस लेवल का पेपर बना रहा है ना, उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि क्रैमिंग तो बिल्कुल आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। और जो यूनिट्स आपको नहीं समझ आ रही है, आप उसको टाइम दो, बट जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आप उस पर ज्यादा काम करो। उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। जैसे मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर 2 था, उसमें लीगल एस्पेक्ट्स एंड इनकम टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो मेरे को लगता है कि मैंने उस पर ज्यादा काम किया, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आए थे और हमेशा आते हैं, तो मैंने उसमें ज्यादा काम उसी यूनिट्स पे किया है। चाहिए। कितनी एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो बहुत अच्छा आपने बोला कि क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए। तो आपने प्रिपेयर किया, पहले अटेम्प्ट में कुछ गलतियां हुई होंगी, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने उन गलतियों को ठीक किया। तो पहली चीज तो ये कि क्या गलतियां आपको लगती हैं आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, और दूसरे अटेम्प्ट में आपने कैसे इंश्योर किया कि आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली गलतियां रिपीट ना करें? इसके बारे में कुछ बताइए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे को लगता है मेरा बेसिक ही गलत था बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसे फर्स्ट टाइम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नो डाउट आप कर ही नहीं सकते। तो मेरे को लगा कि मेरे को मेरा बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें क्या होता है कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार आप थोड़े से आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में आया कहाँ से है। यू डोंट नो। लेकिन मेरे को था कि इस यूनिट्स हर यूनिट के मैंने बेसिक्स क्लियर करे, जो भी यूनिट थी। बट मेरा मेन फोकस जैसे इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट्स, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार भी जो लीगल एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस आए थे वो ज्यादा थे, बट इजी थे अगर आपने पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है तो मेरे को लगता है मंत्रा, वन ऑफ द मंत्रा यही है कि आप कंसेप्ट क्लियर करके चलो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिकॉज सच में जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 6-7 इयर्स नाउ। और पहले जब मैं 2015 में 17 में क्वेश्चन पेपर देखता था तो उसमें बहुत ही बेसिक डायरेक्ट लेवल क्वेश्चंस आते थे। और अब जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो जब तक आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। कितनी सर आपकी अब पेपर जैसे ना ट्रिक्स भी बहुत काम आती हैं। जैसे सीक्वेंसिंग क्वेश्चन आए थे, आपके पास ना टाइम होता ही नहीं, आप अलग माइंडसेट से जाते हैं जब हम घर पे होते हैं, बट एग्जाम में आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं बहुत लेंथी होते हैं, आपके पास इवन टाइम नहीं होता कि आप उनको एक 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 पढ़ो। बट मेरे को लगता है अगर कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी आगे जा रहा है पेपर देने को, तो उनको क्या है, उनको ट्रिक समझनी पड़ेगी, हम कैसे एक सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। और एक्चुअली मैंने वो ट्रिक अप्लाई करी और मेरे जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे करेक्ट हुए, एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सी द आंसर की that how is it possible। मुझे मुझे यही लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी होती हैं कि थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करें, थोड़ा-सा ट्रिक्स का ध्यान रखें, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करें, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना
भी डिफिकल्ट एग्जाम है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं इसको अंडरमाइन नहीं करूंगा, बट इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर ना किया जा सब पेपर 2 में अगर हम देखें, पेपर 2 सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। सके। पेपर 1 में मैं बोलना नहीं चाहती, बट कभी-कभी आपका बाय चांस होता है कि आपका एकदम से लक बैठ जाता है कि हाँ, ये हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल ही आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि क्या आना है, क्या नहीं आना है। बट पेपर 2 बिल्कुल आपके हाथ में होता है, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अराउंड 50 टू 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बिल्कुल सही कर सकते हो। जो मैंने एनालाइज़ किया फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में, तो मेरे को लगता है कि अगर आप पेपर 1 में थोड़ा वीक हो तो डज़न्ट मैटर, कुछ नहीं होता, टेंशन लेनी चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस है मैं ये चीज़ बोलती हूँ, बट पेपर 2 आपके हाथ में है, आप उसको अच्छे से कवर करो और या 60 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। कितनी एक यस। और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि अभी हम बात कर रहे थे कांसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में, अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस को समझने के बारे में, एनालाइज़ करने के बारे में। तो इसमें पास्ट ईयर्स का क्या रोल है? मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी तैयारी करी, सेकंड अटेम्प्ट में भी तैयारी करी। आपको क्या समझ में आया? आपने 2 अटेम्प्ट दिया कि पास्ट ईयर्स किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास्ट ईयर मैंने नहीं दिए थे और हुँ, वही उसका रिजल्ट है कि मैं लैग कर गई कहीं। बट हुँ, सेकंड अटेम्प्ट मैंने पास्ट ईयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, हुँ, स्पेशली पेपर 2। हुँ, तो मेरे को ये लगा कि पास्ट ईयर से आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़, और एक्चुअल में वो पैटर्न नहीं कह सकते, बट वैसे-वैसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं, वही टॉपिक्स हुँ, उठ के आते हैं। तो हुँ, पास्ट ईयर ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस 3 साल, 2 साल इन पे पूरा फोकस करती कि मेरे को करने हैं वाली पास्ट ईयर। हुँ, और हुँ, एक्चुअल में पेपर जो शिफ्ट 2 थी, 13 जून को शिफ्ट 2 थी, उसमें हुँ, आई थिंक 5 टू 6 पास्ट ईयर क्वेश्चन थे और वो मेरे को डायरेक्ट आते थे। मेरे को हुँ, सोचना भी नहीं पड़ा कि मेरे को कैसे टिक करना है। मेरे को हुँ, याद थे कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, हुँ, इसका ये आंसर है। हुँ, सो ये आपका टाइम भी बचता है अगर पास्ट ईयर आ जाते हैं, एंड या आपको पास्ट ईयर्स बिल्कुल, बिल्कुल करने चाहिए। हुँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मुझे एक चीज़ और समझनी है, जो मैं एज़ स्टूडेंट आपसे समझना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई टॉपिक, चाहे कितना भी अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट हो, कितना भी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हो, उसको पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है, जिसमें उसको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपने एनालाइज़ किया हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने पेपर दिया, उसमें ये मेरा टॉपिक था, जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुए। तो उसको आपने टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिली? या क्या स्पेसिफिक ऐसा आपने किया कि आपने उस गलतियों को रिपीट नहीं किया और उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया? सो जैसे अगर मैं बिज़नेस फाइनेंस की बात करूँ, हुँ, तो बिज़नेस फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक हमारा टॉपिक है। हुँ, तो पिछली बार क्या था, मेरा वो गलत हो गया था, एंड आई रियलाइज़ कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि गलत हो सके, क्योंकि हुँ, सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता और 2 हुँ, नंबर आप छोड़ नहीं सकते। हुँ, तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो मेरी मास्टर्स की बुक थी, बीकॉम की बुक थी, मैंने उसको हुँ, पूरा करा, उनके न्यूमेरिकल सोल्व किए, एंड आई रियलाइज़ हुँ, कि ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो सकता है, एंड नाउ हुँ, इस सेकंड अटेम्प्ट में मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी टॉपिक में गड़बड़ लग रही है कि नहीं आ रहा, तो आप अपनी बुक्स उठाओ, एक-एक टॉपिक आप इज़िली पढ़ सकते हो। आई हुँ, थिंक बुक्स बेस्ट सोर्स होते हैं, कोई भी, चाहे बीकॉम की हो, हुँ, चाहे आपकी एमकॉम की मास्टर्स की हो, बेस्ट हुँ, सोर्स होते हैं, आप टैकल कर सकते हो इज़िली। हुँ, बट ये बोलना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जो हुँ, टॉपिक्स में दिक्कत लगे बुक्स उठाओ, अदरवाइज़ आप हुँ, मेंटर्स को फॉलो कर सकते हो। हुँ, हुँ। और मुझे हमेशा लगता है कि मेंटर्स जो होते हैं, उनका काम ज़्यादा गाइडेंस का होता है, बिकॉज़ अब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, कई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इवन मास्टर्स या तो कंप्लीट हो चुकी होती है या तो होने वाली होती है। तो मोर और लेस उनको पढ़ना तो आता ही है किताब से, उनको पता तो होता ही है कि कैसे पढ़ते हैं एक्चुअली। बट अगर उनको थोड़ी-सी गाइडेंस मिल जाती है कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, या किस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ये बता पाऊँ कि जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं खास करके, तो उसको आप ऐसे ना लें कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाके पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है यस। कि आप अपनी पीएचडी में एचआरओ भी टॉपिक ले लो, तो फाइनेंस का बहुत ज्यादा आपको काम ना हो सकता है कि मार्केटिंग का आपको बहुत ज्यादा काम ना हो, बट बिना रिसर्च एप्टीट्यूड आए, बिना स्टैटिस्टिक्स आए, आप अच्छी रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। मतलब ब्रॉडली जितने भी एरियाज के अंदर रिसर्च होती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमेंट रिसर्च एप्टीट्यूड का और स्टैटिस्टिक्स का लगता ही लगता है। तो वो अप्रोच भी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, टैकल करना है, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जिसके लिए आपको मेंटर से गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। सर तो जैसे अगर मैं बात करूँ रिसर्च, स्टैट्स हो गया, तो रिसर्च के लिए सर मैं आपको फॉलो करती थी। मैंने हर एक वीडियोज़ देखी है रिसर्च की,
टाइप्स ऑफ, क्योंकि रिसर्च की आपको मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप, जैसे आपने बात करी कि अगर आप रिसर्च एरिया में जा रहे हो, तो जैसे हम रिसर्च मेथोलॉजी अप्लाई करते हैं कि हमको कौन सा रिसर्च डिजाइन, तो उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो रिसर्च और स्टार्ट्स वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है और वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो इस पे अगर हम फोकस करेंगे, कोई भी एस्पिरेंट है जो नेट देना चाहते हैं, तो अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो अभी भी क्लैरिटी आ जाएगी, और आगे के लिए भी if you prepare if any student prepare for the proposal, then they can adjust the research methodology, sample design, etc. बिल्कुल ठीक कहा। कितनी अब बहुत एकेडमिक बातें हो गई, बहुत नेट के बारे में बातें हो गई, हमें आपकी जर्नी सेलिब्रेट भी करनी है। तो आपने अब क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, इतने अच्छे परसेंटाइल से 99.37 परसेंटाइल से क्वालिफाई कर लिया है, तो अब आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स है? मतलब व्हाट डू यू प्लान टू डू? बिकॉज स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके प्लान्स क्या हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रॉड हमें आइडिया दें कि आपने जो भी डिसीजन लिया, चाहे टीचिंग करने का या पीएचडी करने का, वो डिसीजन कैसे लिया, कैसे आप उस आउटकम पे अराइव हुए। सर एक्चुअल में मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं एचआर और ओबी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मुझे आगे इसी को कंटिन्यू करना है कि मैं अगर प्रोफेसर बनूं तो मैं इसी फील्ड में बनूं। हाँ, मेरे को मार्केटिंग पसंद है, मैनेजमेंट पसंद है, बट या आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दी एचआर एंड ओबी। और ये मुझे मास्टर्स में इंटरेस्ट आया था, एचआर ओबी में, बीकॉम में था बट इतना नहीं था जो मास्टर्स मेरा बिल्डअप हुआ। और रिसर्च को मैंने कैसे परस्यू करने का सोचा, मैंने बताया मेरे प्रोफेसर थे अजय सर, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, और वो भी जैसे मार्केटिंग से रिसर्च कर रहे थे, तो उनसे मैंने बात करी, तो दे सेड प्रेशर नहीं होता, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू अ पीएचडी तो सब सही है, तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, उसके बाद से मैंने वीडियोस देखी कि कैसे कैसे रिसर्च आप मोटिवेट करते थे बच्चों को कि रिसर्च करो रिसर्च करो। से मेरे को बहुत हेल्प मिली यहाँ से, यूट्यूब एंड वन ऑफ द प्रोफेसर अजय सर, या हेल्प मी अलॉट। राइट, आई थिंक अगर आपका अप्रोच सही है, जैसे आपने कहा कि मुझे रिसर्च इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने आप ही आगे रिसर्च कर लेंगे। और अगर आप इसलिए रिसर्च करना चाहते हैं कि मुझे एक डिग्री मिल जाए जो मुझे बाद में जॉब लेने में हेल्प करे, या मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, या फिर मुझे इसलिए फैसिनेशन में करना है कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, अगर ये सारी चीजें आपकी मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको मोटिवेट करेगा, और फिर इन सारी चीजों से मोटिवेशन आनी बंद हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जो मोटिवेशन है वो आपका इंटरेस्ट है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस। यस सर। कृति, सो नाउ यस यस प्लीज। एक्चुअल में जैसे रिसर्च है, तो मेरे को है कि आप जॉब तो बाद में करनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप होगे, बट ये जो टाइम पीरियड है आप इसको एंजॉय कर सकते हो रिसर्च करने में। और जो आगे के स्टूडेंट्स, आगे की जनरेशन है, उनको आई थिंक डीप नॉलेज चाहिए कि क्या चीज क्या हो सकती है, तो उसके लिए यू शुड गो इनटू रिसर्च, और मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है, आई वांट टू जस्ट परस्यू रिसर्च नाउ। फैंटास्टिक। दीदी, लास्ट सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बिकॉज आई एम श्योर कि अब आपको प्रिपरेशन भी करनी है पीएचडी के लिए। लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप स्टूडेंट्स को क्या अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहेंगे, इनपुट देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए, बिकॉज अभी दिसंबर 2023 में भी एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे, तो आप क्या उन्हें टिप देना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? सो मैं यही बोलना चाहूंगी, फर्स्टली बिलीव इन योरसेल्फ, अपने हार्ड वर्क पे, अपने स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है। बिकॉज एक ऐसा टाइम था जब मैं बिलीव नहीं करती थी और एक्चुअल मेरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट मैंने बिलीव करना शुरू किया कि हाँ, अब हम कर सकते हैं, और एक्चुअल में रिजल्ट आया। तो बिलीव इन योरसेल्फ, और जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी चीजों में दिक्कत है, उनको सबसे पहले क्लियर करो। मुश्किल चीजों को अडॉप्ट नहीं करना, मैं मुश्किल चीजों को नहीं लेना कि नहीं हो रहा उस पर काम करना, नहीं। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, वीक पॉइंट्स को हम बाद में देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐसे ही चाहिए कि ये क्वेश्चन आ जाए हमारा बिल्कुल सही होगा, और आप टारगेट करके चल सकते हो कि अराउंड हमको इतने क्वेश्चन सही करने हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये एडवाइस है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी करो, और या एवरीवन विल अचीव जेआरएफ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई थिंक बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें हमारी स्ट्रेंथ पे पहले काम करना चाहिए रादर देन द वीकनेसेस। एक बार हमारी स्ट्रेंथ को हमने और स्ट्रांग बना लिया, बिकॉज यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको मार्केटिंग के सवाल ज्यादा सही करने हैं या एचआर के ज्यादा सवाल सही करने हैं, तो डजंट मैटर कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, अगर आप वो बेंचमार्क क्लियर कर पाते हैं जेआरएफ वाला, विच इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 65%, तो आई थिंक आपका जेआरएफ आराम से क्लियर होता है। तो थैंक यू सो मच कृति, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई आपने, अपनी जर्नी शेयर करी हमारे साथ, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उन्हें बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होंगे। थैंक यू सर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि कृति ने थोड़ा सा भी आपको इंस्पायर किया है, तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें इन्होंने आपको बताई है, इतनी सारी टिप्स दी हैं, तो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कांग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग एवरीवन।